हेलो गाइज, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि एसएपी में मैन्युफैक्चरिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैसे एंट्री पास करती है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ कॉर्पोरेट नॉलेज ले रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहले से एसएपी का इस्तेमाल करते आ रहे हो और एसएपी के बारे में आपको आइडिया है, तभी ये वीडियोस आपके लिए काम की है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती है, जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चर करती है जो कि मोर देन 1 ईयर में कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है, या लंबे लॉन्ग टर्म के लिए कंप्लीट होने वाले हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखकर जो मोस्टली परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड आपका फॉलो करती है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि जो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी सर्विस या एक्सपेंस जो पीएल नेचर का होता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी खर्चा करेगी कंपनी या फिर कोई भी सर्विस लेगी तो अकॉर्डिंगली उनको लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा और लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा तो वो कंपनी क्या करती है, FB50 का इस्तेमाल करती है पोस्टिंग करने के लिए, या फिर मायरो का इस्तेमाल करती है अगर परचेज ऑर्डर है तो, नॉन पीओ है तो FB60 का इस्तेमाल करती है। और यहाँ पर KR डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रोफेशनल फीस का खर्चा किया है तो प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इनपुट GST डेबिट हो जाएगा, सब्जेक्ट टू सेक्शन 16 जो CGST एक्ट का है उसके सारे कंडीशन को कंप्लाई किया है तभी प्रोफेशनल टैक्स जो है वो। और दूसरी बात है कि प्रोफेशनल टैक्स में अगर आपको ध्यान होगा तो वहां पर याद रखना है कि एडवोकेट सर्विस वाला रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भी आता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट टकराते हैं। तो यानी कि उसके बाद वेंडर को क्रेडिट करके लायबिलिटी क्रिएट की गई है, और अगर यहाँ पर TDS एप्लीकेबल है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से 194J में या 194C में, तो अकॉर्डिंगली TDS पेबल को क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ पर GST का कंप्लाइंस किया जाएगा और सेक्शन 16 को पूरा किया जाएगा। और ध्यान रहे कि सेक्शन 17 ऑफ CGST एक्ट में कोई प्रोफेशनल टैक्स ब्लॉक नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इंड एस के बारे में। तो इंड एस यहाँ पर रेफरेंस बताता है कि भाई साहब ये जब एंट्री मारते रहोगे ना तो उसके बाद उस टाइम में ना PLL में क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर दिखाना जरूरी है। इंड एस 37 बोलता है कि इनवॉइस भले ही अभी नहीं आया, अभी आपका अगर इनवॉइस नहीं आया फॉर एग्जांपल या नॉन पीओ है तो उस सिचुएशन में भी आपको एक्सपेंस का जो लायबिलिटी होता है उसको रिकॉग्नाइज करना मैंडेटरी होता है। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि सर्विस या एक्सपेंस PL नेचर का है, FB60 या मायरो से जो है वो लायबिलिटी क्रिएट की जाएगी, डॉक्यूमेंट टाइप KR जनरेट होगा, प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट, इनपुट GST डेबिट, वेंडर और TDS पेबल क्रेडिट, ठीक है। अकॉर्डिंगली ये चीज़ें आपने देखी और इंड एस और 37 और इंड एस 1 को याद रखना। अब हम लोग आगे कहानी की बात बढ़ाते हैं। रॉ मटेरियल परचेज करता है तो अगर कुछ मटेरियल वगैरह परचेज किया है तो मीगो और मायरो का कंसेप्ट आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, WE यानी कि यहाँ पर GR का कंसेप्ट आ जाता है। तो वेयर हाउस एंट्री होती है तो GR का कंसेप्ट हो जाता है। जब मायरो रन होता है तो फिर यहाँ पर लायबिलिटी क्रिएट की जाती है और तब RE डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या होती है, जब GR होता है तो मीगो रन होके तो उस सिचुएशन में इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेटल यहाँ पर आप परचेस करो, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। आप इमेजिन करो कि बैलेंस शीट में जो है वो इन्वेंट्री तत्काल बढ़ गया है। उसके बाद टू GRIR, उसके बाद GRIR अकाउंट डेबिट, इनपुट GST टू वेंडर, यहाँ पर लायबिलिटी क्रिएट की जा रही है, ठीक है, लायबिलिटी क्रिएट की जा रही है और इनपुट GST लिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मेटल परचेस करते हो तो आप बिजनेस पर्पस के लिए, तो आपका जो सेक्शन 2 का सब सेक्शन 17 में बिजनेस का डेफिनेशन CGST एक्ट में दिया गया है, अगर आपको याद होगा तो, और वहाँ पर बिजनेस का डेफिनेशन दिया गया है, वहाँ पर सारे क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर क्रेडिट मिल जाएगा। तो इंड AS2 का डिफरेंस यहाँ पर आता है कि क्योंकि आप रॉ मटेरियल परचेस करते हो तो आपको इंड AS2 इमीडिएटली याद आ जाना चाहिए। इन्वेंट्री को कॉस्ट या NRV विचएवर इज लोअर पर मेजर करना होता है, ठीक है, ताकि एसेट्स ओवर स्टेट कभी ना हो। तो अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल परचेस का जो यहाँ पर मीगो मायरो का कंसेप्ट यहाँ पर आ गया। और जब पेमेंट करते रहोगे वेंडर को तो उस सिचुएशन में आपको पता है कि आपका जो वेंडर अकाउंट डेबिट करके टू बैंक अकाउंट पेमेंट किया जाएगा और TDS का पैसा भी इसी हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि आपका जब एसेट्स परचेस करते हो तो F90 या फिर मायरो रन होता है, और क्योंकि आपका मायरो रन होता है तो KR डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट GST टू वेंडर। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि CWIP अगर प्रोजेक्ट अकाउंटिंग के लिए किया जा रहा है तो यहाँ पर डायरेक्ट मशीनरी प्लांट और को आप डेबिट नहीं करके
आप क्या करते हो, तत्काल जब तक उसको पुट टू यूज नहीं किया जाता है तब तक CWIP में पैसे को ले जाते हो। ठीक है, जो भी एसेट्स परचेस किए हो या उसके इंस्टॉलेशन वगैरह में खर्चा किए हो, तो जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, और आप चैनल पे बने हुए हो तो कई बार उसकी चर्चा हमने कर रखी है, प्रोजेक्ट अकाउंटिंग में कैसे कैसे एंट्री पास होती है। फिर यहाँ पर इंड एस का रेफरेंस आपका क्या आता है, तो इंड एस 16 बोलता है लॉन्ग टर्म एसेट्स को कैपिटलाइज करने के लिए यूजफुल लाइफ में डेप्रिसिएशन देना जरूरी है। ठीक है, डेप्रिसिएशन देना जरूरी है। तो अगर पुट टू यूज हो गया, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी को या एसेट्स को आपने डेबिट कर दिया है, तो वहां से डेप्रिसिएशन आपका चालू हो जाता है, जो कि प्रोजेक्ट अकाउंटिंग में जब सेटलमेंट रन होता है तो उसके बाद ही ये एसेट्स अकाउंट को डेबिट किया जाता है फिक्स एसेट्स रजिस्टर में। ठीक है, अभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन की बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में जो अगर आपका डोमेस्टिक सेल होता है या फिर एक्सपोर्ट सेल होता है तो अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो VF01 से यहाँ पर या फिर FB70 से, देखो FB70 का एक्सेस सबको नहीं होता है क्योंकि FB70 एक क्रिटिकल टी कोड है, इसमें डायरेक्ट आप रेवेन्यू को पोस्ट कर सकते हो। तो VF01, अब VF01 के लिए आपको सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना पड़ता है। VF02 सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के लिए आपको WBS एलिमेंट चाहिए, प्रॉफिट सेंटर चाहिए, ठीक है, या फिर नेटवर्क ID चाहिए। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए VF01 से बिलिंग होता है और बिलिंग होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अभी हम लोग कहानी को और डीप में धीरे धीरे करके ले जाएंगे, आप वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, हर वीडियो को अगर आप देखते चलोगे तो आप कोरिलेट कर पाओगे, लिंक कर पाओगे, डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे। अगर आपका एक भी वीडियो मिस होता है तो शायद आपने पिछली कोई भी वीडियो मिस कर दी है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप RV या DR जनरेट होता है। यहाँ पर आप जब बिलिंग करते हो तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर रेवेन्यू को आप क्रेडिट करते हो और आउटपुट GST को भी क्रेडिट करते हो। ठीक है, आउटपुट GST को भी क्रेडिट कर देते हो। तो यहाँ पर GST कंप्लाइंस में यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपका सेक्शन 7 में दिया गया है CGST एक्ट के कि सप्लाई पर जो है ना GST लेवी होता है। इंड एस 115 बोलता है रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज होता है जब परफॉर्मेंस का ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड हो जाए और कंट्रोल कस्टमर को ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंड एस 115 बोलता है कि रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, और कंट्रोल वहाँ पर जो इंड एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 पहले था उसने कंट्रोल वर्ड पर फोकस नहीं किया था, बट यहाँ पर कंट्रोल वर्ड पर भी फोकस किया गया है। ठीक है, अब एक्सपोर्ट रेवेन्यू की भी जो बिलिंग होती है वैसी होती है VF01 से। यहाँ पर फॉरेन कस्टमर होंगे वो आपका डेबिट हो जाएगा, और एक्सपोर्ट रेवेन्यू अगर अलग से आपने जेल बना रखा है तो यहाँ पर एक्सपोर्ट रियलाइजेशन RBI रूल बोलता है कि एक्सपोर्ट जब भी किया उसके 270 दिनों के अंदर में फेमा रेगुलेशन के हिसाब से आपको इंडिया में पैसा आना चाहिए रिपेट्रिएट होके। ठीक है, यानी कि 9 मंथ में पैसा रियलाइज करना मैंडेटरी है। अगर इंड एस 21 की बात करें तो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन को क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पर रेवेन्यू करना जरूरी है ताकि फॉरेन गेन और लॉस रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट में भी यही चीज़ बोलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंड एस 21 का कंप्लाइंस करना है, और फॉरेक्स में जो गेन और लॉस होता है उसको टाइम टू टाइम हर पीरियड में अपडेट करके उसका रिकॉग्नाइजेशन करते चलना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कस्टमर से पैसा रिसीव होता है, डॉक्यूमेंट टाइप DJ जनरेट होता है, और F28 टी कोड से यहाँ पर बुकिंग की जाती है। बैंक अकाउंट डेबिट होकर कस्टमर से पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। इंड एस 109 बोलता है कि आपका रिसीवेबल जो होता है, AR जो होता है, वो आपका क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट्स होता है। इसीलिए हमेशा प्रोविजन बना के चलो। अगर 5% भी है प्रोविजन, या आपका अगर AR को कलेक्शन करने में डिले होता है तो आपको क्या करना है कि प्रोविजन बना के ही चलना है। ठीक है, तो AR फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, इसीलिए एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को मेजर करने का रूल फॉलो करना चाहिए। प्रोजेक्ट कॉस्ट को कैप्चर करना WBS में। तो अभी जहां पर बात करते हैं कि अगर WBS में आप कॉस्ट को कैप्चर करना चाहते हो तो देखो WBS ये जो आपका CJ20N होता है या CJ3 रिपोर्ट होता है, तो ये जो CJ20N होता है वो देखो ये यहाँ पर आपको लग रही होगी कि पहले भी तो हमने एंट्री मारी थी, वेंडर को क्रिएट करके लायबिलिटी क्रिएट किया था। नहीं, CJ आपका वहाँ पर लायबिलिटी क्रिएट हुआ था, वो अलग बात है। वो काम जो हो रहा है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हो रहा है, लेकिन ये एक अलग जगह है। अलग जगह पे यहाँ पर CJ3 रिपोर्ट के लिए एक CJ20N करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, और प्रोजेक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस करना, जिसको कोपा में आप एनालिसिस करते हो, देखते हो। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर क्या बोलता है कि आपका एक्सपेंस GL को डेबिट कर दो WBS एलिमेंट करके, और वेंडर को क्रेडिट कर दो। तो ये दोबारा एंट्री नहीं हो रही कि दोबारा हम लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ये एक अलग जगह पे हम इस बात को लिख रहे हैं, दोबारा से लिख रहे हैं सीधे शब्दों में अगर देखा जाए तो। यहाँ पर इंड एस 11 क्या बोलता है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में कॉस्ट को एक्यूमुलेट और स्टेज वाइज प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने की आवश्यकता होती है। फिर CJ I3 में
यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद CJ88 में जब आपका सेटलमेंट रन होता है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकॉर्डिंगली हिट हो जाता है। जो पैसा कैपिटलाइज होना होता है वो कैपिटलाइज होता है, जो रेवेन्यू में जाना चाहता है वो रेवेन्यू में होता है। तो प्रोजेक्ट सेटलमेंट यहाँ पर CJ88 से होता है। वहाँ पर सेटलमेंट होने के बाद जो भी आपका कैपिटल नेचर का खर्चा है वो क्या होता है, एसेट्स की जगह पे CWIP को डेबिट करके प्रोजेक्ट कॉस्ट को क्रेडिट कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर देखो खर्चे को क्रेडिट कर दिया, CWIP को डेबिट कर दिया। जब बाद में इसका पुट टू यूज हो जाएगा तब होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट करके CWIP को क्रेडिट कर दिया जाएगा और वहां से डेप्रिसिएशन चालू हो जाएगा। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस प्रोजेक्ट का है तो क्या होगा, PL एक्सपेंस को डेबिट कर दो और प्रोजेक्ट कॉस्ट को क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो वो जो कॉस्ट यहाँ पर था उसको क्रेडिट करके उसको PNL एक्सपेंस को डेबिट कर दिया गया। इंड AS 16 बोलता है कंस्ट्रक्शन फेज में CWIP में एक्यूमुलेट करके एसेट्स रेडी होने पर कैपिटलाइज करना जरूरी है। ये बात आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला इंड AS 16 खुद बोल देता है कि CWIP में तत्काल डाल के रखो क्योंकि तुम्हारा प्रोजेक्ट बड़ा है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन होता है तो यहाँ पर बोलता है AFAB करके, AFAB करके AF डॉक्यूमेंट टाइप जनरेट होता है, डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये एंट्री बार बार होती है, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये डेप्रिसिएशन कहाँ पे चला गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में जाके खड़े हो गए। द मोमेंट हम एसेट्स का सेटलमेंट करेंगे या एसेट्स को डिस्पोज करेंगे या फिर एसेट्स को रिटायर करेंगे तो इन दैट सिचुएशन वहां पर क्या होगा कि एसेट्स को क्रिएट कर देंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि इंड AS 16 बोलता है कि एसेट्स को यूजफुल लाइफ में सिस्टमैटिक एलोकेशन करके डेप्रिसिएशन देना मैंडेटरी है। ये कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि SLM फॉलो करना है या फिर आपको WDV मेथड फॉलो करना है, लेकिन जनरली WDV मेथड ही फॉलो की जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि प्रोविजन एंट्री FB 50 से ऐसे डॉक्यूमेंट जनरेट करके जो एक्सपेंस के लिए प्रोविजन क्रिएट किया जाता है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन लायबिलिटी। इंड AS 37 बोलता है कि यदि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट होता है और अमाउंट को रीजनेबली आप एस्टिमेट कर सकते हो तो फिर भाई साहब इंड AS बोलता है कि भैया प्रोविजन क्रिएट करो ही करो। ठीक है, तो ये बातें हम लोगों ने जानी। अगले वीडियो में हम इसको और भी डिटेल में समझेंगे। सारे वीडियो एक दूसरे से लिंक और कनेक्टेड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे वीडियो को टाइम टू टाइम देखते रहो ताकि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और जब आप काम करो तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में फ्लो पता रहे आपको।